हाय एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं आपके बीच में अर्थशास्त्र जो 12वीं के परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रश्न, उसका एक बहुत ही प्यारा सा सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा कि अर्थशास्त्र के जो 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र, उसका अर्थ बताइए। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं प्राथमिक क्षेत्र के बारे में कि अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र हैं उनमें प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं कृषि क्षेत्र को। तो कृषि क्षेत्र जो होता है उसमें क्या होता है कि मतलब गांव घर में जितने भी कार्य किए जाते हैं ना, उसी को कृषि क्षेत्र कहते हैं। चाहे वो खेती बाड़ी हो या पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, या फिर वानिकी। वानिकी मतलब समझे ना, वानिकी का मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे इत्यादि से जो हमें अर्निंग्स होती है ना, कमाई होती है, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही लिए जाते हैं, समझे। यहाँ तक कि वन खनन ये सब भी जो है ना इसी के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। तो अब दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जानते हैं। निर्माण कार्य हुआ, पाइपलाइन हुआ, उद्योग धंधे, कल कारखाने, ये सारे के सारे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। और तृतीयक क्षेत्र जो अभी वर्तमान समय में काफी ज्यादा जो है ना मतलब विकसित हो रहा है, वो है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। और सेवा क्षेत्र जो है ना, ये इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, रेलवे, जितने भी ना डाक सेवा, ये सारे के सारे जो है तृतीयक क्षेत्र में आ जाते हैं। अब हम इसके बाद के प्रश्न की ओर चलते हैं कि उत्पादन क्या है। तो उत्पादन का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु को अगर हम एक नए ढांचे में परिवर्तित कर देते हैं तो उसी को उत्पादन करते हैं। जैसे अगर हम गन्ने से चीनी निकाल रहे हैं तो गन्ने के शक्ल को चीनी में तब्दील कर दिए। अगर हम लकड़ी को उठाकर मान लिया जाए कि हम क्या कहते हैं चेयर बनाएं या फिर टेबल बनाएं, तो वो भी उत्पादन है, लेकिन हमने क्या किया, उसके शक्ल को चेंज कर दिया। अब हम आपको बताएंगे कि आर्थिक क्रिया क्या है। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया का बहुत ही बड़ा रोल होता है। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कि मानसिक और शारीरिक रूप से किया गया वे सभी कार्य जिसके बदले में हमें कुछ न कुछ आय आती हो, आमदनी होती हो। तो आय और आमदनी जो है ना, मेहनत करते हैं तो मतलब शरीर से या दिमाग से कोई भी काम करते हैं और उसके बदले जो हमें कमाई होती है, अर्निंग्स होती हैं, वो मेहनत आर्थिक क्रिया कहलाता है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो आर्थिक क्रिया सभी नहीं हो सकते हैं। मान लिया जाए कि कोई भोज में आलू सो रहा है तो इसका मतलब ये ना है कि वो आर्थिक क्रिया के श्रेणी में होगा। लेकिन वही अगर एक कुक अगर भोज में आकर अगर 2 रुपये कमाने के लिए अगर काम कर रहे हैं तो आर्थिक क्रिया की श्रेणी में गिने जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सीमांत उपयोगिता क्या है। देखिए, किसी भी वस्तु जो होती है ना, सीमांत उपयोगिता, उपयोगिता को पहले समझिए। उपयोगिता का मतलब होता है यूजनेस। जब हम किसी भी उत्पादन को जब तक हम यूज ना करेंगे तब तक वो हमारे लिए बेकार है। मान लिया जाए कि कोई भी चीज क्यों उत्पादित किया जाता है, ताकि हम उसका इस्तेमाल करें, यूज करें। तो लेकिन सीमांत की जहां तक बात है कि सीमांत उपयोगिता क्या है, तो देखिए यहां तक हम एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि किसी भी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई जो होती है ना, उसके उपभोग से यानी यूज से, कंजप्शन जो करते हैं ना, जो हम उपयोगिता प्राप्त करते हैं उसी को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे हमने ये मोबाइल लिया तो ये एक इकाई जो है ना, इसका हम उपभोग कर रहे हैं। तो सीमांत का मतलब होता है एक सीमा तक उसका यूज करना, ठीक है, उपभोग करना। तो किसी भी वस्तु के अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि, एक एक इंसान अगर उपयोग करे तो न जाने कितने चीजों का इस्तेमाल हो जाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब हम आपको एक और प्रश्न बताना चाहेंगे जो इस साल जो है ना पूछने की संभावना ज्यादा है। वो है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। तो देखिए, अर्थशास्त्र का 2 विषय वस्तु है जो आप 12वीं वाले को पढ़ना है। कि अर्थशास्त्र जो है ना, इकोनॉमिक्स, वैसे तो इसका अध्ययन बड़ा ही व्यापक है, लेकिन हमें मूल रूप से पढ़ना है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का वैसा विभाग है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति या मतलब निजी इकाई, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था के जब हम यूनिट का अध्ययन करते हैं
तो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, लेकिन जब हम पूरे राष्ट्र, पूरे उपभोग, पूरे उत्पादन के पूरे समग्र माने पूरे चीजों का एक साथ अगर हम अध्ययन करते हैं तो वह कहलाता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि और व्यष्टि दोनों अलग अलग भी कई बार पूछ दिए जाते हैं, हमको उस दोनों के बीच का विभेद भी जानना होगा। अब आपके परीक्षा में अर्थशास्त्र का परिभाषा भी पूछ सकता है, खासकर मार्शल और रॉबिन्सन द्वारा प्रतिपादित जो अर्थशास्त्र का जो डिफिनीशंस है उसको पूछना है। तो अर्थशास्त्र के परिभाषाओं के बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों का अलग अलग मत है, किसी का विचार एक नहीं है। सबसे पहले तो अर्थशास्त्र के बारे में रॉबिन्सन ने बताया, फिर मार्शल ने बताया, और क्या कहते हैं इनके ऊपर में और भी बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार व्यक्त किए। तो आइए मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का क्या परिभाषा हम बताते हैं। मार्शल जो है ना, अर्थशास्त्र को धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन कहा, कि अर्थशास्त्र वैसा अध्ययन है जो धन से रिलेटेड है। जबकि रॉबिन्सन ने क्या कहा, अर्थशास्त्र प्रत्येक क्रिया का चुनाव करने की दृष्टि का अध्ययन है, कि हम किसी भी काम को जो सेलेक्ट करते हैं उसका स्टडी इकोनॉमिक्स कहलाता है। फिर दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण की शाखा है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल वेलफेयर, मानव कल्याण की भाषा। जबकि रॉबिन्सन का मानना यह नहीं था, कहा कि इसका लेना देना मानव कल्याण से है ये नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों के अपने उसका जो उद्देश्य है, यानी आप जिस क्षेत्र का सिलेक्शन करते हैं उस क्षेत्र का जो उद्देश्य है उससे रिलेटेड है, ठीक है। और मार्शल आर्थिक विश्लेषण के लिए निगमन और आगमन यानी कि आय और व्यय दोनों को महत्वपूर्ण माना, जबकि रॉबिन्सन ने केवल निगमन रीति का ही प्रयोग किया। कहा कि देखिए, जब तक हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज आय में नहीं बदल सकती है। तो ये भी चीज जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट कंक्लूजन यूजनेस एंड टोटल यूजनेस। तो देखिए, हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली एक वस्तु, जैसे मोबाइल एक वस्तु है, इसके विभिन्न इकाइयों के उपभोग, उनका अलग अलग जो मोबाइल अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जो उपभोग किया जाता है, तो उसी को हम सीमांत उपयोग, उस सब को हम जोड़ देंगे कि हमारे कंपनी से 5000 पीस अगर मोबाइल निकला है तो वो 5000 पीस किसी न किसी व्यक्ति में गया है, तो वो जो व्यक्ति में गया है तो उस सब को जोड़ देंगे तो सीमांत क्या कहलाएगा, सीमांत उपयोगिता कहलाएगा। जबकि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। और टोटल जो होता है ना उसको हम कुल उपयोगिता कहते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए मैं मिस कर गया था कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता जितने जगहों पर की जाती है उसके ऐड को कुल उपयोगिता कहते हैं, और उसी एक वस्तु की उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मांग वक्र क्या है? मांग वक्र क्या है? सुनिए, किसी भी वस्तु की एक मांग वक्र का मतलब हो गया कि मांग जहां कीमत और मांग को अंकों से दर्शाते हैं तो उसे मांग वक्र भी कहते हैं। देखिए, मांग वक्र क्या होता है, तो देखिए वक्र का मतलब जैसे आप ग्राफ बनाइएगा ना, तो ग्राफ में मांग वक्र को दर्शाना होता है। जैसे किसी भी वस्तु का मांग क्या है यानी डिमांड क्या है, और उस डिमांड को हम रेखा चित्र बनाकर उसको स्पष्ट करते हैं। जैसे एक ग्राफ ले लेंगे और उसमें हम यह दर्शाएंगे कि इस वस्तु की मांग कितनी है, उसके बाद हम उसको तीर मतलब लंबवत खींचे गए रेखा पर हम उसको डिनोटिंग करते चले जाएंगे, तो ये क्या तैयार हो जाएगा, मांग वक्र तैयार हो जाएगा। मांग वक्र कभी आगे होता है कभी पीछे होता है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मांग की कीमत लोच या मांग की लोच की परिभाषा दे। बहुत बार पूछा जा चुका है, मांग की लोच से आप क्या समझते हो। तो देखिए, किसी भी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप जो मांग में परिवर्तन देखने को मिलता है उसको मांग का लोच कहते हैं।
किसी भी वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होगी तो मांग में भी परिवर्तन होगा। सिंपली अगर मार्केट में प्याज की कीमत अगर 20 रुपये से अगर 100 रुपये हो जाए तो मांग जो है कम जाएगा, मांग में परिवर्तन होगा। जो आदमी 2 किलो मीट में प्याज रख कर जो है ना बढ़िया से दे के दमसा के देखता था, वो अब जो है ना आधे किलो में कहेगा हम बना लेंगे ना। क्या है? क्योंकि परिवर्तन मांग की कीमत में जैसे ही परिवर्तन होगा तो मांग भी इससे इफेक्टेड होता है, ये मांग की लोच कहलाता है। लेकिन यदि 20 रुपये किलो अभी प्याज है और वही अगर 10 रुपये किलो हो जाए तो आपको मालूम भी है लोग जो ना 2.5 किलो प्याज की जगह पर 4 किलो देगा, चाहे उसका पूरा मटन मीठा काहे नहीं हो जाए। क्यों? क्योंकि ये प्रभावित होता है। ज्यादा चीज कब बिकता है मार्केट में? जब उस चीज का मांग इफेक्टेड होता है या प्रभावित होता है। अब हम आपको एक और क्वेश्चन बताएंगे, मांग के नियम क्या है। हाँ, तो देखिए मांग का नियम वस्तु की कीमत तथा वस्तु की मांग की गई मात्रा के बीच के संबंध को बताने वाला नियम है। कि मांग का नियम क्या है? तो किसी भी वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच का संबंध क्या है, इसको हम विभिन्न मांग के नियमों के अनुसार परिभाषित करते हैं। यदि अन्य बातें समान रही तो नीचे कीमत पर वस्तु की मांग अधिक होगी, यानी कम कीमत होगा तो वस्तु की मांग ज्यादा होगी, और यदि कीमत ज्यादा होगी तो वस्तु की मांग कम होगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मांग का नियम कहते हैं। अब एक और प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे कि आय प्रभाव की व्याख्या करें। देखिए आय प्रभाव का मतलब होता है मौद्रिक आय समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वास्तविक आय विपरीत दिशा में घटती या बढ़ती है। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारा इनकम सेम है, मौद्रिक आय सेम है और वस्तु की कीमत परिवर्तित हो जाए तो इससे क्या होगा कि वास्तविक जो हमारी आय है विपरीत दिशा में घटती या बढ़ती। उदाहरण के लिए कीमत में कमी से दी गई आय से अधिक मात्रा में वस्तु प्राप्त होगी, यानी हमारा आय तो मौद्रिक आय सेम है, तो अगर कीमत में कमी आ गई किसी चीज की तो हम क्या करेंगे? हम उसको ज्यादा खरीदेंगे। इसके विपरीत अगर कीमत में वृद्धि हो गई तो आय से कम मात्रा में वस्तु प्राप्त होगी। कहला हमारा आय तो नहीं बढ़ा है, वस्तु का कीमत बढ़ा है, तो हम ऐसा थोड़ी कि हम ज्यादा खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये है आय प्रभाव, आमदनी से होने वाला प्रभाव। तो हम एक और क्वेश्चन आपको बताना चाहेंगे, सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं, या सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु में क्या अंतर है? देखिए जब एक उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से उसके द्वारा वस्तु की मांग जो होती है उसकी मात्रा बढ़ा दी जाए तो ऐसी वस्तु सामान्य वस्तु कहलाती है। दूसरे शब्दों में सामान्य वस्तु के संबंध में उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग की मात्रा के बीच में धनात्मक संबंध होता है। सिंपल, अब इसको हम लॉजिकली समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हम वस्तु की मांग को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा आय भी बढ़ना चाहिए। इनकम बढ़ने से ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिवली चले जाते, कोई भी चीज होगा कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे हम वस्तु की मात्रा में भी परिवर्तन ला देते हैं। जैसे जब हम बाजार में जाते हैं और धनिया पत्ता कहते हैं 10 रुपया का दीजिए, तो जब कीमत कम होती है तो 10 रुपया का ज्यादा देता है। लेकिन आय ज्यादा होने से अगर 20 रुपया में भी हमको चाहिए तो चाहिए, सीधी सी बात है, जितनी मात्रा चाहिए उतनी तो हमको चाहिए ही। जबकि जब एक उपभोक्ता की आय बढ़ने पर उसके द्वारा वस्तु की मांग मात्रा कम कर दी जाती है तो ऐसी वस्तु घटिया वस्तु, बहुत आदमी को देखिएगा आयु रहेगा बढ़ जाएगा ना तो घटिया सामान ज्यादा खरीदने पर चोट देगा, तो उसको हम लोग निकृष्ट या फिर घटिया वस्तुओं की श्रेणी में रखते हैं। जैसे इसमें ऋणात्मक संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इस चीज को रखेंगे। ठीक है, और कई बार ये पूछ देता है कि इच्छा आवश्यकता और मांग में क्या अंतर है। तो देखिए साधारणतः देखा जाए तो इच्छा आवश्यकता और मांग
देखिए, कोई भी चीज़ को खरीदने की सबसे पहले हमारे अंदर में इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। इच्छा से पहले भी एक चीज होती है कि इच्छा कब जन्म लेगी, तो आवश्यकता जब तक नहीं होगा ना तब तक हमें इच्छा जन्म नहीं लेती। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ डिजायर। जब तक देखिए, तो हमको इच्छा है कि हम आसमान में उड़े, तो आसमान में उड़ने की इच्छा से नहीं होगा। इच्छा जो है ना वो क्या चीज को जन्म देती है, तो आवश्यकता को जन्म देती है। तो साधारणतः हम देख सकते हैं कि किसी भी वस्तु की चाह करना ही इच्छा कहलाती है। इच्छा की कोई सीमा नहीं है, कभी इच्छा बड़ा होता है, कभी इच्छा छोटा होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। हमारी इच्छा अगर होगी कि हम कैटरीना से शादी करें तो थोड़ी हो जाएगा। हर इंसान की इच्छा अलग अलग होती है। हाँ, लेकिन वो आवश्यकता जो होता है ना, आवश्यकता का मतलब होता है कि हमारी जब इच्छा प्रभाव पूर्ण हो जाती है, यानी कि हम बहुत ज्यादा प्रबल इच्छा को लेकर चलते हैं, तो वो चीज हमारी आवश्यकता में बदल जाती है। इसके लिए साधन की व्यय करने से तत्परता आवश्यक है, यानी हम कोई भी चीज उस पर खर्च करेंगे तो उसके लिए हमारे अंदर जो है ना पूरी तत्परता होनी चाहिए, अन्यथा हमारी इच्छा आवश्यकता नहीं हो सकती है। इच्छा को आवश्यकता में बदलना होता है। इस प्रकार आवश्यकता और मांग में भी अंतर है। जब तक हम किसी भी चीज की मांग करते हैं